नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फ्रांस की क्रांति के इस चौथे भाग में। इसके पीछे हम लोगों ने 3 जो लेक्चर्स थे उसमें फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस का क्या स्थिति था उसको देखा, फ्रांस में क्रांति की क्या तत्कालिक कारण थे उसको देखा, और फ्रांस में जो लुई 16वां वहां का राजा था उसका किस प्रकार का शासन व्यवस्था था उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अब इस चौथे क्लास में हम फ्रांस की क्रांति का किस प्रकार से श्रीगणेश होता है, शुभारंभ होता है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चूंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि फ्रांस के जो लोग थे उनके दबाव के कारण जो पेरिस का न्यायालय था, पार्लेमा था, जिसने राजा को 2 नए जो कर थे, कानून थे, जब पार्लेमा के पास भेजा गया तो पार्लेमा ने उस पर अपना सहमति देने से या उसको रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए स्टेट जनरल का जो अधिवेशन होगा, स्टेट जनरल के जो प्रतिनिधि होंगे वही ये निर्णय लेंगे कि ये 2 नए कानून लगाए जाएंगे या नहीं, और उसके दबाव में राजा को स्टेट जनरल का ये अधिवेशन बुलाना पड़ता है। अब एक तरीके से स्टेट जनरल का जो अधिवेशन था वो बुलाना ही राजा का एक नैतिक पराजय और जनता का एक नैतिक विजय के रूप में देखा जाता है। राजा के इस निर्णय ने ये निश्चित कर दिया कि भले ही राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो स्वेच्छाचारी है, वो खुद निर्णय ले सकता है, लेकिन राजा भी इस बात को समझ रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो उसके सामने ये जो समस्या आके खड़ा हुआ था, आर्थिक संकट आके खड़ा हुआ था, ये आर्थिक संकट को बिना जनता के सहयोग से सुलझाया नहीं जा सकता है और इसके लिए सब साधारण लोगों का उसे जरूरत पड़ा। तो ये एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जनता का विजय था, मोरल विजय था। खैर, अब चूंकि जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल का जो अधिवेशन था वो 175 साल से ये अधिवेशन हुआ नहीं था। लोग ये जानते थे कि स्टेट जनरल था, प्राचीन काल में ये था, लेकिन इसका क्या स्वरूप था, किस तरीके से ये कार्य करता था, इसके क्या अधिकार थे, इन सारे चीजों के बारे में जो लोग थे वो अनभिज्ञ थे, क्योंकि 175 साल से इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इसके लिए जो उस समय के जो कुछ विद्वान लोग थे उनको नियुक्त किया गया ताकि वो ये पता लगा सके कि स्टेट जनरल का वास्तविक स्वरूप क्या था। और बहुत माथापच्ची करने के बाद जो विद्वान लोग थे उन्होंने स्टेट जनरल के बारे में जो जानकारी था उसको इकट्ठा करके राजा को सौंपा। तो चूंकि उस समय मतलब 175 साल पहले का जो फ्रांस था वो एक तरीके से सामंती पद्धति पे आधारित था। जब इसी समय राजतंत्र चल रहा था तो 175 साल पहले
सामंत व्यवस्था था। सामंत व्यवस्था कहने का मतलब होता है कि राजा के जो राज्य होते हैं उन राज्यों को राजा अपने बड़े बड़े सामंतों में बांट देता है और उस जमीन का रख रखाव, देखभाल, सेना का खर्च, वो सारा सामंत उस जमीन के टुकड़ा से वो अपना पूरा करता है। एक तरीके से कह सकते हैं आप कि सामंत भी अपने अपने क्षेत्र में एक प्रकार के स्वतंत्र राजा के जैसा ही कार्य करते थे। तो उस सामंती पद्धति में जो नियम था, स्टेट जनरल का जो अधिवेशन होता था, तो उस समय का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेट जनरल को उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। मतलब सामंती पद्धति का जो जरूरत था, उस समय का जो जरूरत था, उसके अकॉर्डिंग स्टेट जनरल का निर्माण किया गया था। उस समय तक जो आम जनता था उसको इस स्टेट जनरल में सिर्फ बुला लेना ही इनके लिए बहुत बड़ा बात था। उस स्टेट जनरल का जो अधिवेशन होता था, उस अधिवेशन में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग थे, मतलब जो कुलीन लोग थे और जो चर्च के लोग थे, जो पुरोहित लोग थे, उनके प्रतिनिधि के साथ साथ जो सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि थे उनको भी उचित स्थान दिया गया था। अब आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझेंगे कि उस समय जो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन होता था उसमें पुरोहित, सर्वसाधारण और कुलीन, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के लोग। इसमें जो स्टेट्स जनरल का जो सदस्यता था वो इस प्रकार से था। मतलब 300 सदस्य पुरोहित वर्ग से, 300 सदस्य कुलीन वर्ग से और 300 सदस्य सर्वसाधारण वर्ग से होते थे। तो उस समय का जो सामंती पद्धति था उसमें लोगों के अंदर अभी लोकतंत्र का जो भाव है वो नहीं आया था। राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रीय एकता का वो भाव ही नहीं था उनके अंदर। तो उस समय ये जो सर्वसाधारण वाले लोग थे उनको स्टेट जनरल का जो अधिवेशन है उसमें बुला लेना ही उनके लिए बहुत बड़ा चीज था। और वहां जो इलेक्शंस होते थे, स्टेट जनरल के जो इलेक्शंस होते थे, उसमें ये जो तीनों स्टेट्स थे वो अलग अलग निर्णय करते थे। अब तीनों लोग अलग अलग निर्णय कैसे करते थे? पुरोहित वर्ग का जो था, जो भी प्रतिनिधि होते थे, वो बहुमत से अपना कोई भी निर्णय लेते थे और उनके वोटों को एक माना जाता था। उसी तरीके से कुलीन वर्ग के वोटों का वैल्यू एक था और सर्वसाधारण लोगों के वोटों का वैल्यू 1 था। और जो निर्णय लिए जाते थे वो ये 3 वोटों के आधार पर लिए जाते थे। तो ऑटोमेटिक है कि जो कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग के जो लोग थे वो दोनों एक साथ वोट कर देते थे। इसलिए जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे उनका वोट का कोई वैल्यू ही नहीं होता था। लेकिन उस समय हम बार बार इस बात पे जोड़ रहे हैं कि उस समय ये जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे उनको सिर्फ स्टेट जनरल के अधिवेशन में बुला लिया गया, यही उनके लिए बहुत बड़ा था। क्योंकि इस समय तक उनके अंदर ये जो लोकतंत्र का भावना है वो नहीं आया था। तो उस समय स्टेट जनरल का इस तरीके से अधिवेशन में वोटिंग होता था। अब चूंकि वहां जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के जो लोग थे, उनको 300 वोट जो है वो तीनों वर्ग के लोगों का था।
मतलब 300 प्रतिनिधि जो थे वो तीनों वर्ग से वो होते थे, और उनका जो वोट होता था वो एक माना जाता था। मतलब 300 लोग मिलकर कोई निर्णय लिया कि निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब 300 में से मान लीजिए 200 लोग जो है वो हाँ के पक्ष में वोट किया, 100 लोग ना के पक्ष में वोट किया, तो 200 लोग जिसके पक्ष में वोट किया उस मत को सर्वमान्य माना जाएगा, और वही जो मत होगा वो पूरे का पूरा जो समूह है उसका वोट माना जाएगा। मतलब वो जो 100 लोग ना में गए उनका वोट का जो वैल्यू है वो खत्म हो गया। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहां अभी एक सिस्टम है चुनाव में नोटा का, कि भाई नोटा में आप अगर वोट डाले तो मान लीजिए कि नोटा का जो वोट का संख्या है, अगर वो संख्या ज्यादा हो गया, कैंडिडेट की संख्या से ज्यादा हो गया, तो भी नोटा के वोट का कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से यहां अभी ये चल रहा था सिस्टम कि 300 में से अगर 200 सदस्य जो है वो लेते हैं पक्ष में वोट और 100 नहीं लेते हैं पक्ष में वोट, फिर भी उनका जो पूरा जो स्टेट्स है उसको एक वोट माना जाएगा हाँ के पक्ष में। तो अब बाद में जब ये स्टार्ट होता है स्टेट जनरल का, जब असेंबली राजा को बुलाना पड़ता है, तो भाई अब वोटिंग का बात आया, प्रतिनिधि का बात आया। तो जो सर्वसाधारण के लोग थे उनका कहना था कि भाई 95% जो लोग हैं उनका प्रतिनिधि तो हम हैं, थर्ड स्टेट्स वाले जो लोग हैं वो 95% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको भी सिर्फ 300 सदस्य इनके हों, ये फिर कहां का न्याय है। क्योंकि पहले ये जो लोग थे, हम बताए कि सर्वसाधारण वाले लोग, जिनको बस इतना मतलब था कि उनको बुला लिया गया, यही उनके लिए बहुत ये गर्व की बात था। लेकिन अब जो समय था 1788 ईस्वी तक आते आते उनके अंदर ये जो भावना था वो प्रबल होने लगा। अब वो अलग तरीके से सोचने लगे, और पीछे जो हम सारी चीज पढ़े हैं उनके माध्यम से अब वो लोग जागरूक होने लगे, और उनको लगने लगा कि भैया जब हमारा 95% हम ही लोग हैं तो हमारा जो सदस्य है उसकी संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रतिनिधियों की संख्या पर जो विवाद था उसमें जो न्यायकर था, अब यहां आप ध्यान देंगे कि जो न्यायकर था उसको फिर से राजा जो है वो अपने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। पीछे हमने देखा था कि पहले तुर्जो आया, उसके बाद न्यायकर आया, उसके बाद कैलोन आया। लेकिन कैलोन के पतन के बाद, मतलब कैलोन ने ये प्रस्ताव दिया था कि सारे लोगों पे कर लगाया जाए, और जो विशिष्ट लोगों का सभा था उसको वो बुलाया था, लेकिन वो सभा भंग कर दिया गया और उसे उसके पद से भी हटा दिया गया। बाद में ये जो न्यायकर है फिर उसी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो न्यायकर जो था उसको लगता था कि ये जो जनता का डिमांड है वो सही है, और इसलिए उसने इस बात की हामी भरी कि भाई जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के प्रतिनिधियों से दुगने होने चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेट्स के जो प्रतिनिधि हैं वो 300 हैं, सेकंड स्टेट्स के जो प्रतिनिधि हैं वो भी 300 हैं, तो थर्ड स्टेट्स वाले जो लोग हैं उनके प्रतिनिधियों का संख्या जो है वो 600 होना चाहिए। अब यहां तो एक समस्या सोल्व हुआ कि 600 है, चलिए अब ठीक था। लेकिन अब प्रतिनिधि का संख्या तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो वोट का अधिकार था इसको लेकर जो विवाद है वो गहराया। अब वोट का अधिकार क्या था, तो यही कि ये जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे वो वोट का जो तरीका था उसमें बदलाव चाहते थे, क्योंकि
अब संख्या तो यहाँ 600 इनका हो गया, लेकिन ये जो 300 वाले लोग हैं उनके वोट का को भी एक माना जाएगा, कुलीन जो वर्ग के लोग हैं उनके वोट का वैल्यू भी एक माना जाएगा, और ये जो 600 सदस्य वाले लोग हैं उनके भी वोट का वैल्यू जब एक ही माना जाएगा तो फिर तो कहानी वही हो गया, ढाक के 3 पात वाला। इसलिए इनका कहना था कि जो वोट का ढंग है वो बदलना चाहिए। अब जो अलग अलग जो सभाएं हैं, अलग अलग जो स्टेट्स है, उसके वोट को अलग अलग नहीं गिना जाए, बल्कि सारे लोगों को मिला दिया जाए। मतलब 3 दूनी 6, 3 3 6 और 6 1200 लोग, कि इनको एक साथ मिला के एक राष्ट्रीय महासभा का निर्माण किया जाए और वहां देश से संबंधित जो मुद्दा है उस पर यहां वोटिंग होना चाहिए और यहां से जो है वो निर्णय लिया जाना चाहिए। यहां जो वोटिंग होगा उसके आधार पे निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन इनके ये जो प्रस्ताव थे उसको नैकर ने अस्वीकार कर दिया। अब एक और चीज था, कहता है कि पुराने जो समय थे उसमें भी ये लोगों को अधिकार था, राजा जो है वो इस तरीके का अधिकार देता था कि अगर किसी के पास कोई शिकायत पत्र है राज्य से संबंधित या किसी भी प्रकार का कोई शिकायत है तो वो अपना शिकायत पत्र इस स्टेट्स जनरल का जो अधिवेशन होता था उसमें वो शिकायत पत्र राजा को देता था। ये अधिकार भी इन लोगों को दिया गया और इसका इस बार फ्रांस की जनता ने भरपूर लाभ उठाया। बहुत सारे जो शिकायत पत्र थे वो राजा के पास भेजे गए और माना जाता है कि 60,000 शिकायत पत्र जो था उसको काइये भी कहा जाता है, वो अब भी सुरक्षित हैं। 60,000 शिकायत पत्र आज भी सुरक्षित हैं और उस शिकायत पत्र को पढ़ने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि उस समय जो जनता था उसका क्या मांग था। इससे ये भी पता चलता है कि जो जनता था वो अभी भी पूर्ण रूपे लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हुआ था, वो सिर्फ राजा का जो स्वेच्छाचारी शासन है उसको खत्म करना चाहता था। उनके जो अपने प्रॉब्लम्स थे, समस्याएं थी, उनका वो निदान चाहता था। अभी तक इनके अंदर लोकतंत्र की भावना कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट होना चाहिए, वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, सारे लोगों को इक्वल राइट होनी चाहिए, ये सारा जो बात है वो अभी तक उनके दिमाग में नहीं था। और ये पता चलता है उस समय के शिकायत पत्र से, क्योंकि शिकायत पत्र में इस तरीके का कोई डिमांड नहीं था, बल्कि यहां जितने भी शिकायत थे वो राजा से संबंधित थे। मतलब राजा का जो स्वेच्छाचारी शासन था उससे जो जनता पीड़ित थी और इनका जो अपना समस्या था उसको लेकर जनता के द्वारा ये सारी शिकायतें की गई थी। खैर, अधिवेशन जो है उसको 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट्स जनरल का प्रथम बैठक जो है वो बुलाया जाता है। अब ये जो बैठक है इसमें राजा आदेश देता है कि पुराने समय में जो अधिवेशन होता था उस समय जो ये सदस्य लोग होते थे जो कि एक खास पोशाक जो है वो पहनकर वहां जाते थे, तो उसी पोशाक में सारे लोगों को आना है, सारे लोग उसी पोशाक में जाते भी हैं। लेकिन शायद राजा को लग रहा था कि उनके पोशाक को पुराना कर देने से जनता का जो विचार है वो भी उसी समय के जैसा, मतलब पुराने समय के जैसा उनके विचार भी पुराने होंगे। जनता ने राजा की आज्ञा को मानते हुए पोशाक तो उसी तरीके का पहना, लेकिन अब उनके जो विचार थे उसमें अब परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया था।
वर्साय का जो पैलेस है वहां पे एक भव्य आयोजन किया जाता है। राजा बड़ा जो सबसे ऊंचा सिंहासन है वहां बैठा होता है, उसकी बगल में रानी होती है। और राजा ऐसा लग रहा था कि राजा जो है वो किसी बच्चा की जैसा रट रटाया हुआ लिख कर उनको मिला है, और वो राजा जो उसको लिख के जो वो लाया था उसको वो जनता के सामने बच्चा के जैसा, रट्टू तोता के जैसा वो रट देता है। खैर, आप इसकी झलक आज भी हमारे जो भारतीय राजनीति है उसमें भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर आपको मिल जाएंगे जो कि आज भी आप देखेंगे कि वो एकदम लग रहा है कि वो रटा रटाया कुछ लिख के लाते हैं कि भाई जनता के सामने हमको क्या बोलना है, मीडिया के सामने हमको क्या बोलना है, और वो उसको वो रट्टू तोता के जैसा वो पढ़कर और मीडिया को वो संबोधित कर देते हैं, या जनता के सामने जो उनके विचार हैं वो लिख के लाते हैं और उसको बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ राजा भी लिखवा के लाया था और वो सब रट देता है। उसके बाद ये जो नयकर प्रधानमंत्री है इसका भी करीब 3 घंटा तक लंबा भाषण जो है वो चलता है, लेकिन कहता है कि यहाँ कुछ घटनाओं का सर्वसाधारण के मन पर बुरा असर पड़ा। अब वो घटनाएं क्या थी? तो थोड़ा सा इसको आप देखिएगा कि जो हॉल था, सिंहासन यहां बना हुआ है, आप समझ लीजिए राजा बैठा हुआ है, ठीक है। कहता है कि यहां क्या हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे उनके लिए यहां पे वो चेयर लगा हुआ था। ये लोग जो थे वो चेयर पे बैठे हुए थे, लेकिन सर्वसाधारण के जो लोग थे उनके लिए कोई स्थान नियत नहीं था बैठने का, और ये जो लोग थे वो गैलरी में खड़ा होके और वो राजा का भाषण सुन रहे थे। ठीक है। इसके साथ ही कहता है कि जब राजा ने भाषण वो अपना स्टार्ट किया तो राजा ने अपना टोपी उतार कर और वो नीचे रख दिया। तो बाकी सारे के सारे जो लोग थे वो भी अपना टोपी उतार कर नीचे रख दिए। लेकिन जब राजा का भाषण समाप्त हुआ तो राजा ने जो टोपी था वो अपने सर पर रख लिया, और जैसे ही राजा ने अपना टोपी अपने सर पे रखा, बाकी फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट वाले लोग थे वो भी अपना टोपी उठाकर अपने सर पर रख लिए। लेकिन जब तीसरे स्टेट्स के लोग ये जो टोपी था वो अपने सर पे रखने लगे तो इनको रोक दिया गया। कहा गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये घटना तो छोटा था, लेकिन ये घटना उस समय के फ्रांसीसी जो विचारक थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको बड़ा खराब लगा। उनका जो आत्मसम्मान था उनको ठेस पहुंचा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस समय तक जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, जो कि उद्योग धंधा से, व्यापार से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए थे, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास वाले लोग थे जिनके हैसियत की अगर बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग भी उनके सामने नहीं टिकते थे।
इतना पैसा ये थर्ड स्टेट्स वाले जो लोग थे वो उनके पास था। इसलिए कहीं ना कहीं इनको लगता था कि हम भी जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोगों के ही समान हैं। और हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि ये लोग इसी का विरोध कर रहे थे कि या तो इनके जो विशेषाधिकार हैं उनको खत्म किया जाए, नहीं तो हमको भी वो अधिकार दिए जाए। तो ये जो लोग थे इनको इससे बड़ा बुरा लगा, इनका जो आत्मसम्मान था उसको ठेस पहुंचा और जो लोग थे वो नाराज हो गए। उनको लगने लगा कि भाई देखो हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है, हमको जो है वो एक अलग कैटेगरी का समझा जाता है, हमको सबसे निम्न कैटेगरी का समझा जाता है, हमको सबसे बेकार समझा जाता है। और भाई 95% हमारा ही आबादी है, हम पैसा से भी इनके मुकाबले जो है, अब पैसा में भी हम इनसे कम नहीं है, हमारा रहन सहन भी इनसे अच्छा है। खास करके थर्ड स्टेट्स में ये जो मिडिल क्लास वाले लोग जो कि ज्यादा पैसा कमा लिए थे व्यापार से, और ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है फ्रांस का, ये जो क्रांति है उसमें ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनका ही भूमिका सबसे ज्यादा रहा है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रांस का क्रांति था वो फ्रांस के मध्यम वर्गीय जो लोग थे उनका क्रांति था। खैर बाकी और भी जो लोग थे वो इस क्रांति के साथ थे, लेकिन इस क्रांति को जो लीड कर रहा था वो यही मिडिल क्लास वाले लोग इस क्रांति को लीड कर रहे थे। अब इस तरीके के का जो घटना था उसका इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। जब खैर बाद में राजा जो है वो अपने स्टेज से उठता है और राजा का पूरा जय जयकार होता है और राजा वहां से चला जाता है। जाने से पहले राजा जो है वो तीनों स्टेट्स को अपना अलग अलग जाकर अधिवेशन करने के लिए आज्ञा देता है कि भाई आप लोग अलग अलग जाइए और अपना जो निर्णय है उसको बताइए। वही चीज, मतलब राजा अभी भी वही जो पुराना पद्धति था उसको फॉलो करना चाह रहा था कि आप लोग अलग अलग जाइए और जो आपका जो स्टेट्स है उसका जो निर्णय है उसको आप जो है हमको बताइए। जैसे वही पुरोहित लोग, आप लोग जाओ और अपना अधिवेशन करो और उसमें हाँ या ना के पक्ष में जो फैसला आता है उसको लेके आओ, कुलीन वाला भी जाओ और सर्वसाधारण वाला भी जाओ और तुम लोग अपना में जो है वो राय मशवरा करो और जो निर्णय है उसको लेके आओ। तो बात तो यहां फिर वही हो रहा था, लेकिन जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। थर्ड स्टेट्स वाले लोगों का कहना था कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट्स के जो लोग हैं वो सब लोग एक साथ मिलकर एक राष्ट्रीय महासभा का निर्माण करें और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए और जो वोटिंग का जो सिस्टम होगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट लेने का अधिकार होगा। मतलब टोटल जो वोट होगा वो 1200 होगा और हर लोगों को एक वोट देने का अधिकार होगा, तभी तो इनको कुछ फायदा होता सर्वसाधारण को। तो सर्वसाधारण वाले जो लोग थे वो इसका डिमांड कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले जो लोग थे वो हमेशा इस थर्ड स्टेट्स वाले लोगों का एक तरीके से उनको नजरअंदाज कर रहे थे। क्योंकि ये तो जान रहे थे कि भाई अगर ऐसा होगा तो हमारा सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, हम लोग का जो विशेषाधिकार है वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, उस समय के विचारक थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे। इसलिए अगर इस तरीके का चुनाव होता तो उनमें से भी जो कुछ लोग थे वो थर्ड स्टेट्स वाले लोगों के पक्ष में ही वोट कर देते। इसके कारण ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले लोग थे उन्होंने थर्ड स्टेट्स वाले लोगों की उपेक्षा कर दी। रखने दो इसको। अब क्या होता है कि
जब थर्ड स्टेट्स वाले को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई कह रहे हैं इन लोगों को कि एक साथ मिलकर महासभा का निर्माण करे, उसमें निर्णय ले, लेकिन यहां तो हमारी बातों का उपेक्षा किया जा रहा है। तो अंत में थर्ड स्टेट्स ने कहा कि भाई 95% जो लोग हैं उनके तो रिप्रेजेंटेटिव हम ही लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उस समय के जो विचारक थे जिनका असर इन लोगों के ऊपर था कि भाई जनता के जो मेन प्रतिनिधि हैं वो तो हम ही हैं, इसलिए इन्होंने खुद को राष्ट्रीय महासभा घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा थर्ड स्टेट्स में, और उसमें 491 के मुकाबले, और उसमें 491 के मुकाबले 491 90 वोट से ये प्रस्ताव पारित हो गया। मतलब 491 लोगों ने पक्ष में वोट दिया, 90 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, और बाकी जो लोग थे वो साइलेंट रह गए। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय महासभा का निर्माण हुआ। किस तरीके से? तो थर्ड स्टेट्स ने खुद को ही राष्ट्रीय महासभा के रूप में घोषणा कर दी कि भाई हम ही राष्ट्रीय महासभा हैं, क्योंकि जनता का जो 95% जो जनता है उसके प्रतिनिधि हम ही हैं, इसलिए अब जो भी निर्णय लेना होगा वो हम ही लेंगे। और एक तरीके से ये थर्ड स्टेट्स ने फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स की उपेक्षा कर दी। पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि भैया चलिए महासभा का निर्माण करके कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले लोग उपेक्षा कर रहे थे थर्ड स्टेट्स का। इसलिए थर्ड स्टेट्स ने अंत में ये निर्णय लिया कि अब खुद हम ही लोग जो हैं वो राष्ट्रीय महासभा हैं, और इस बार थर्ड स्टेट्स ने एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले लोगों को नजरअंदाज कर। अब जब ये बात राजा को पता चला तब उसको नींद खुला। राजा जो है वो घोषणा करता है कि नहीं, जो राष्ट्रीय महासभा है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट्स को मिलाकर राष्ट्रीय महासभा का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए अधिवेशन बुलाया गया। राजा खुद उस अधिवेशन का सभापति बना। वहां राजा ने लोगों को संबोधित किया, लोगों से बहुत सारे जो सुधार थे उसको करने का वादा किया, ताकि जो लोग हैं थर्ड स्टेट्स वाले लोग वो कुछ लॉलीपॉप दें तो मान जाए। और उसके बाद गंभीरता से राजा जब वो जाने लगा तो उसने फिर ये जो तीनों स्टेट्स के लोग थे उनको बोला कि भाई आप लोग अपना अलग अलग जो है वो जाकर अपने अधिवेशन करें और आपका जो निर्णय है उसको बताएं। राजा का आज्ञा मानकर फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले जो लोग थे वो तो चले गए, लेकिन जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे वो वहीं बैठे थे। उन्होंने राजा के आज्ञा का प्रतिवाद किया, क्योंकि ये लोग देखना चाहते थे कि भाई अब राजा आगे और क्या करता है, क्योंकि राजा घुमा फिरा के उसी पॉइंट पे जा रहा था। वो जो एक पुराना जो पद्धति था उसी पद्धति पे वो फिर लौटना चाहता था, लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे वो एकदम अलग मूड में थे। कहता है कि इस तरीके से एक व्यक्ति हैं जो कि उस समय फ्रांस के जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उनके लीडर हुआ करते थे, नेता,
मिराबो नाम था उनका। मिराबो ने राजकीय आज्ञा का प्रतिवाद किया और इन्होंने उस समय राजा के सामने निडर होकर ये कहा कि भैया हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि आप हमको बंदूक का जो कुंडा है उससे मार के टेल के बाहर नहीं भिजवा देते हैं, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं उस तरीके से इस बार वोटिंग नहीं होगा और इस तरीके से निर्णय नहीं लिया जाएगा। निर्णय वही लिया जाएगा जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग चाहते हैं, क्योंकि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि यही है। अब राजा जो है उसको इन लोगों की बात माननी पड़ती है, क्योंकि राजा के पास अब कोई चारा नहीं था। लेकिन राजा ये निर्णय देता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले जो लोग हैं उनको भी राष्ट्रीय महासभा में शामिल किया जाए, जिनको भी राष्ट्रीय महासभा में शामिल नहीं किया गया। तो एक तरीके से ये जनता का बहुत बड़ा विजय था और जनता जो डिमांड कर रही थी, जो मांग कर रही थी कि एक राष्ट्रीय सभा का निर्माण किया जाए जिसमें सारे लोग एक साथ निर्णय लें, वो डिमांड जनता का पूरा होता है और एक तरीके से कह सकते हैं कि जनता का ये प्रथम विजय माना जाता है। और इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा का निर्माण हो जाता है। चलिए, अब राष्ट्रीय महासभा का तो निर्माण हो गया। अब जो कुलीन लोग थे, जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, जो विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग थे, उनको लगने लगा कि अगर इसी तरीके का व्यवस्था चलेगा तो ये जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे, जिनको हम आज तक अपने से वो नीचा समझते थे, उनको कोई अधिकार नहीं था, तो भाई अब तो ये लोग पावर में आ जाएंगे और जब ये पावर में आएंगे तो हमारा पावर कम हो जाएगा। ये किसी प्रकार से राजा के ऊपर अंकुश नहीं चाहते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग, मतलब कुलीन और पुरोहित लोग, क्योंकि इनको राजा से फायदा था, राजा के द्वारा इनको विशेष अधिकार दिए गए थे। इसलिए अब ये जो लोग थे वो साजिश करने लगे। क्या साजिश करने लगे कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीय महासभा है उसको तोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय महासभा का निर्माण हुआ है तो यहां तो निर्णय जो है वो थर्ड स्टेट्स वाले लोगों के अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए किस प्रकार से इस महासभा को ही भंग कर दिया जाए, इस महासभा को ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन इनको ये भी कहीं ना कहीं डर था कि अगर राष्ट्रीय महासभा को भंग किया गया तो जनता विद्रोह कर दे। जनता जो है इस बार बकसने के मूड में नहीं है, जनता विद्रोह कर देगी। इसके लिए इन्होंने एक और साजिश किया। वो क्या, तो विदेशी सैनिकों का जो प्रयोग है उसको करने पर विचार किया। अब चूंकि इनका ये जो षड्यंत्र चल रहा था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय महासभा को खंडित कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसमें रानी जो थी वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। और जब रानी ले रही थी तो ऑटोमेटिक है कि राजा भी उनके इस षड्यंत्र में शामिल हो गया। लेकिन इन लोगों को डर था कि अगर ये काम किया जाएगा, राष्ट्रीय महासभा को भंग किया जाएगा, तो जनता कहीं ना कहीं विद्रोह कर देगी। इसके लिए इन्होंने विदेशी सैनिकों को फ्रांस में बुलाकर रखने का, भाड़ा के ये जो सैनिक उनको रखने का निर्णय लिया। अब उस समय माना जाता है कि उस समय यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे
जहां के जो वीर योद्धा थे वो भाड़े के सैनिक के रूप में काम करते थे। खास करके स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बहुत सारे जो योद्धा लोग थे, बहादुर लोग जो थे, वो अलग अलग राजा के यहाँ जो है वो एज ए सैनिक काम करते थे और उनको सिर्फ अपना वेतन से मतलब था। उस वेतन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो इस प्रकार के जो सैनिक हैं उनकी तैनाती जो है वो पेरिस में, राजधानी जो पेरिस है वहां पे इस प्रकार के जो सैनिक है उनको तैनात कर दिया जाता है बुलाकर। इसके साथ ही ये लोग ये भी षड्यंत्र रचते हैं कि ये जो नेकर प्रधानमंत्री जिसको फिर बनाया गया था उसको भी उसके पद पर च्युत कर दिया जाए, उसको भी उसके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो नेकर है वो जनता के प्रति सहानुभूति रखता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में भी कि यही वो जो नेकर है जिसको दरबारी लोग एक बार इसके पद से हटवाया भी था, यह कहकर कि भाई ये जो है वो विदेशी है और इसके साथ साथ ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला है। तो ये सारा जो षड्यंत्र है वो करके इसको एक बार इसके पद से हटाया भी गया था, लेकिन बाद में कैलोन के पतन के बाद राजा को लगा कि भाई नेकर सही हमको आइडिया दे रहा था, इसलिए उसको फिर से उसके पद पर नियुक्त किया गया ताकि जनता भी जो है वो भी थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन अब ये जो दरबारी लोग थे उनको लगता था कि नेकर जनता के प्रति सहानुभूति रखता है, इसलिए इसको इसके पद से हटा दिया जाए। और साथ ही इनको ये भी डर था कि जो नेकर था वो खुद स्विट्जरलैंड का था और स्विट्जरलैंड के ही बहुत सारे जो सैनिक थे जिनको भाड़ा पे लाया गया था। तो इनको लग रहा था कि जो नेकर है कहीं जनता के साथ मिलजुल कर कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना कर दे, इसलिए इसको इसके पद से हटा दिया जाए। खैर ये जो नेकर है उसको उसके पद से हटा भी दिया जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही ये समाचार आम लोगों तक पहुंचता है कि राजा जो है वो भाड़ा का जो सैनिक है उसको बुलाया है पेरिस में, तो जो आम जनता है वो गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि भाई ये राजा तो शायद लगता है कि हम लोगों को मरवाना चाहता है। इसलिए बहुत सारे जो लोग थे वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। वहां एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैमिल देशमोला। ये एक अखबार देने वाला व्यक्ति होता है। ये जो है उस भीड़ भरी जो जनता थी उसको संबोधित करता है और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कहता है कि तुम लोग अब क्या कर रहा है, इस तरीके से भीड़ सिर्फ लगा के तुम लोग जो है वो बैठा रहो। बहुत जल्द ये जो स्विट्जरलैंड से और ये जो जर्मनी से ये जो भाड़े के सैनिक आए हैं वो बहुत जल्द फ्रांस के जो भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनकी हत्या करते हुए मिलेंगे। मतलब तुम लोग अपना प्लानिंग जो है बस यहीं तक रख रहा है, उधर तो प्लानिंग कुछ और हो रहा है। इसलिए अब हम लोगों को भी दरबार के इस षड्यंत्र से मुकाबला करने के लिए तैयारी करना चाहिए। इसका ये जो आंदोलन है उसका गहरा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। लोगों को लगता है कि सही बात बोल रहा है, वहां तो भाड़ा का सैनिक आया हुआ है, जब वो हम लोगों पे अंधाधुंध गोली चलाने लगेगा, अंधाधुंध जो है वो इस तरीके का उनका जो एक्शन में जब वो आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। भाई हम लोग को भी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो जनता है वो पेरिस की सड़कों पे रात भर जो है वो इधर उधर हथियार को सर्च करने में वो व्यस्त हो जाती है। मतलब जहां भी जाता है लोग वो
हथियार जो है वो इकट्ठा करने लगता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि गुटबंदी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ताकि राज दरबार का ये जो षड्यंत्र है, जो भाड़ा का सैनिक बुलाया गया है, उससे समय आने पर मुकाबला किया जा सके। उस रात को जनता जो है वो चली जाती है, रात के बाद जनता चली जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद जो मतलब कुछ समय बाद जनता जो है वो फिर से सड़कों पे आ जाती है, वही हथियार की तलाश में। और एक घटना है बस्तिल का पतन, बस्तिल या बेस्तिल का पतन। अब ये जो बस्तिल है वो क्या है, तो ये एक पुराना किला था, और फ्रांस के जो लोग थे वो इस किला को राजा का निरंकुश राजतंत्र का एक स्मारक समझते थे। इनको लगता था कि जो बस्तिल का किला है उसमें बहुत हथियार होगा, क्योंकि बहुत सारे जो देशभक्त लोग थे जिनको पकड़ा गया था उनको यही किला में रखा गया था। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इस किला को बुराई का एक प्रतीक समझते थे। राजा का जो निरंकुश शक्ति था उसका एक प्रतीक जो है वो बस्तिल का जो किला है वो बना हुआ था सर्वसाधारण की नजरों में। इसलिए जो लोग हैं वो इस किला को घेर लेते हैं। और ये जो घटना है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी। अब ये जो बेस्तिल का जो पतन है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो 14 जुलाई है ये फ्रांस का आज एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में वहां के लोग 14 जुलाई को मनाते हैं। और इस 14 जुलाई के कारण ही फ्रांस के इस क्रांति को जुलाई क्रांति भी कहा जाता है। अब यहां होता यह है कि जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और किला के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन किला का जो रखवाला था लोनी, उससे उनका संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में करीब 100 जो आंदोलनकारी हैं वो मारे जाते हैं। इससे लोगों का जो गुस्सा है वो और भड़क जाता है। प्रतिरोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोनी जो है वो अब उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए लोनी जो है वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन जो क्रांतिकारियों का जो भीड़ उस किला में घुसता है वो राजा के जितने भी सहयोगी थे उन सब का कत्ल कर दिया जाता है। जितने भी कैदी हैं उनको आजाद कर दिया जाता है। जितने भी हथियार हैं उनको लूट लिया जाता है। और माना जाता है कि किला का जो एक एक ईंट था उस ईंट को कबाड़ कर जनता जो है वो अपने अपने घर लेके चला जाता है। इसलिए ताकि वो जो ईंट है मतलब उस किला का जो एक ईंट है उसको अपने वीरता का, अपने स्वतंत्रता का एक प्रतीक के रूप में, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वो अपने घर में ले जाकर उसको सुरक्षित रख देते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब जनता जो है वो उस किला को इतना गंदा दृष्टि से देखता है, इतना खराब दृष्टि से देखता है कि उनको लगता है कि भाई ये एक हमारा स्मृति होगा कि भाई किला जब ढह रहा था, किला जब गिराया जा रहा था तो उसका एक ईंट जो है हमारे पास भी है। तो इस प्रकार से बस्तिल का ये जो है किला
उसको ढा दिया जाता है, वस्तिल जो है उसका पतन हो जाता है और राजा के जितने भी सहयोगी लोग किला के अंदर थे उनका सर काट के और उनको भाला में लगाकर और पूरे जो शहर है वहां पे जुलूस निकाला जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अब जनता जो है वो एक क्रांति के मोड में, पूरी तरीके से क्रांति के मोड में आ गए। और इस क्रांति का इतना महत्व है कि इस 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाया जाता है और फ्रांस की क्रांति को जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब होता ही है कि इस तरीके से अब पूरा का जो पूरा पेरिस शहर है वहां अफरा तफरी मच जाता है। मतलब कि एक तरफ तो जो क्रांतिकारी लोग हैं वो ये काम कर रहे थे, लेकिन ये जो क्रांतिकारी लोग हैं उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। इस समय जितने भी भूखे नंगे बदमाश अराजक तत्व के लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इस क्रांति में शामिल हो जाते हैं और ये लोग लूटपाट मचाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसको जो चीज मिलता है वो लूट लेते हैं, छीन लेते हैं। जैसे कि आप अभी देखे होंगे बांग्लादेश में जब क्रांति के नाम पर किस तरीके से वो लूट मचा, जिसका जो भी सामान है सब लूट लिया गया। तो एक तरीके से पूरे शहर में अव्यवस्था फैल जाता है। इसलिए ये जो क्रांतिकारी लोग हैं वो ये तत्काल निर्णय देते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनको ये सख्त चेतावनी देते हैं और उसके लिए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का गठन किया जाता है कि भाई यहाँ का कानून व्यवस्था तो अब पहले तो राजा संभाल रहा था, अब राजा का सेना मारा गया, सेनापति मारा गया, तो अब यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी फैला हुआ है। तो जो आम जनता है उसको भी परेशानी हो रहा है, उसकी भी संपत्ति लूटे जा रहे हैं। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का निर्माण किया जाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना जो है वो पूरे फ्रांस का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने हाथों में ले लेता है और लफायत को इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का सेनापति बनाया जाता है और इसको ये जिम्मेवारी दिया जाता है कि पेरिस में शांति और व्यवस्था को कायम किया जाए, मेंटेन किया जाए, किसी भी साधारण जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो और इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं वो अपनी मनमानी ना कर पाए, उनके ऊपर लगाम लगाया जाए, उनको रोका जाए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का निर्माण किया जाता है और लफायत को उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का सेनापति बना दिया जाता है। उसके बाद अब चूंकि सारा कुछ जो है वो वहां अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए पेरिस में नगर सभा का निर्माण किया जाता है जिससे नगर का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन व्यवस्था है, उसको भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखते ही देखते पेरिस के जैसे और भी जो दूसरे शहर थे वहां भी नगर जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने नगर सभाओं का अपना निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन गांव और देहात में अब भी जो अव्यवस्था है उसका बोलाबाला बढ़ने लगा, क्योंकि शहरों में तो ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना जो बनाया गया था उसने शहरों में कंट्रोलेंस स्थापित किया, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। लेकिन जब ये समाचार धीरे धीरे गांव में कस्बों तक पहुंचने लगा तो वहां भी जो इस तरीके के लोग थे उन्होंने वहां जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उनका घर लूटा जाने लगा, उनका जमीन छीना जाने लगा, उनके घरों पर अटैक किए जाने लगे। तो इस प्रकार से पूरे फ्रांस में अव्यवस्था का जो माहौल है वो कायम हो गया। जहां जहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का निर्माण किया गया था वहां का स्थिति जो है वो कंट्रोलेंस में रहा, लेकिन और भी जो बाकी जगह थे
वहां अव्यवस्था जो है उसका बोलाबाला बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति का शुभारंभ श्री गणेश किस प्रकार से होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि क्रांति में किस तरीके से जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको अपनी क्रांति में सफलता मिलता है और उसके बाद किस प्रकार का शासन व्यवस्था ये स्थापित करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।